हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे 9 जुलाई का करंट अफेयर। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है हमारा पहला प्रश्न? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर कब गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की है। तो ये कब की है? ऑन विच डेट्स वाज पीएम नरेंद्र मोदी ऑन अ स्टेट विजिट टू त्रिनिदाद एंड टोबैगो? तो कब की है ये यात्रा? 1-2 जुलाई को, या फिर 3 या 4 जुलाई को, या फिर 5 या 6 जुलाई को, या फिर 7-8 जुलाई को? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ साथ 5 देशों की यात्रा की है। कौन कौन से हैं वो 5 देश? जैसे घाना हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील हो गया, नामीबिया। कौन कौन से? घाना हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो, और कौन सा देश? अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील और नामीबिया। ब्राजील और नामीबिया 5 देशों की यात्रा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राजकीय यात्रा थी ये। कितने देशों की थी? 5 देशों की ये राजकीय यात्रा थी। दूसरे चरण में वो त्रिनिदाद टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेस पे पहुंचे हैं। कौन से पे? पोर्ट ऑफ स्पेन पे। कब? दूसरे चरण की यात्रा में। तो ये कब की है ये यात्रा? 3 से 4 जुलाई को की है। कब की है ये यात्रा? 3 से 4 जुलाई को की है। इस यात्रा को, मतलब इस यात्रा को करने का उद्देश्य क्या है? इसमें हील इन इंडिया के तहत, इसमें इसके तहत हील एंड इंडिया के तहत त्रिनिदाद और टोबैगो के जो भी नागरिक हैं उनको एक विशेष उपचार प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? हील इन इंडिया के तहत। किसके तहत? हील इन इंडिया के तहत। हील इन इंडिया। हील इन इंडिया के तहत क्या किया जाएगा? जो विशेष, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के जो नागरिक हैं उनको एक विशेष चिकित्सा का उपचार प्रदान किया जाएगा। किसमें? हील इन इंडिया के तहत। और जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव हो रहा है वो भी अब पोर्ट ऑफ स्पेन में भी गीता महोत्सव होगा। कहाँ पे? पोर्ट ऑफ स्पेन में। तो कितने देशों की यात्रा की? 5 देशों की। कब की? 3 से 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजकीय यात्रा की। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने हाल ही में किस उपलब्धि को हासिल किया है? तो सब लेफ्टिनेंट जो आस्था पुनिया ने, उन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है हाल ही में? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया रिसेंटली अचीव्ड विच माइलस्टोन? तो कौन सी यात्रा, इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? भारतीय स्थल सेना की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है ये, या फिर भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है ये, फिर या फिर भारतीय वायुसेना की पहली महिला हवाई यात्रा बनी है, या फिर डीआरडीओ की पहली महिला वैज्ञानिक बनी है? तो अभी हाल ही में सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। कौन सी? भारतीय नौसेना की ये पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। कौन? कौन बनी है? आस्था पुनिया जी। भारत देश की ये पहली महिला फाइटर बनी है, आस्था पुनिया। इसमें इनको क्या कराया जाएगा? इसमें इनको 1 साल की मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत आस्था पुनिया जी को, जिसमें ये मिग 29 के और जैसे राफेल एम जैसे विमान उनको उड़ाने का मौका मिलेगा इसके अंतर्गत। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो आईएनएस डेगा ने इसकी घोषणा की थी। जो आईएनएस डेगा का हॉक कन्वर्जेशन कोर्स कोड होता है, उसके बिगिंग समारोह में इसकी घोषणा हुई थी कि आस्था पुनिया जी को ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनाया गया है। किसको? आस्था पुनिया जी को। किसको बनाया है? आस्था पुनिया जी। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि कब की है? इन्होंने 3 जुलाई को हासिल की है। कब? 3 जुलाई को आईएनएस डेगा पर सम्मान समारोह में इनको घोषित किया जाएगा। इसको इनको राफेल और मिग 29 उड़ाने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद इनको जो भारतीय नौसेना के जो विमान वाहक पोत होते हैं ना, उसमें इनको मिग जो एम के अपना MK-132 जेट आता है उसको उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इनको युद्धक विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO को नियुक्त किया गया है। तो इसको किया गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया CEO किसको बनाया गया है? नंदन नीलकेड़ी जी को, या फिर साहिल किन्नी को, या फिर राजेश बंसल जी को, या फिर अमिताभ कांत को? तो किसको बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो
फिनटेक के जो चर्चित नाम है साहिल किन्नी जी। कौन? साहिल किन्नी जी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, क्या? रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया सीईओ बनाया गया। इसको इसको बनाया है साहिल किन्नी जी को बनाया है। इनको किन की जगह पे बनाया है? तो इनको राजेश बंसल जी की जगह पे इनको नया सीईओ बनाया गया है। किसकी जगह पे? राजेश बंसल जी को, जो कंपनी के संस्थापक और सीईओ 4 साल तक सीईओ भी रह चुके हैं। कौन? राजेश बंसल जी। अमिताभ कांत की बात करें तो ये इंडिगो के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कौन? अमिताभ कांत। काय के लिए? इंडिगो के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको किया गया है, गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। साहिल किन्नी भारतीय फिनटेक क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नाम है, जिन्हें कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की वह पहल है जिसका उद्देश्य फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। किसमें? फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। राधा यादव महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? कौन? राधा यादव। कितने विकेट लिए इन्होंने? 100 विकेट लेने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है ये? तो राधा यादव हैज बिकम विच इंडियन प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन वुमेन टी20 क्रिकेट। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो राधा यादव महिला टी20 क्रिकेट में कौन सी 100 विकेट लेने वाली ऐसी तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई? कौन? राधा यादव। अच्छा, तीसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है ये, तो पहली और दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहली और दूसरी भारतीय खिलाड़ी पूनम यादव जी। कौन? पूनम यादव। पूनम यादव और कौन? दीप्ति शर्मा। पूनम यादव और दीप्ति शर्मा इससे पहले 100 विकेट पूरा कर लिए हैं उन्होंने टी20 क्रिकेट जो होता है उसमें। किसने? पूनम यादव और दीप्ति शर्मा जी ने। 100 टी20 में 100 विकेट लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। राधा यादव महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की ऐसी तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। पहले पे पूनम यादव और दूसरे पे दीप्ति शर्मा यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि टी20 में विकेट लेना चुनौतीपूर्ण होता है और राधा ने निरंतरता के साथ यह मुकाम हासिल किया है। पढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निम्न में से किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ त्रिभुवन कॉर्पोरेटिव यूनिवर्सिटी बीन लेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी जो विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो असम में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? कहाँ पे किया है? त्रिभुवन सहकारी जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया है अमित शाह जी ने। किस कहाँ पे किया है? गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। किसकी? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। कौन सा? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कहाँ पे रखी है इसकी आधारशिला? गुजरात में रखी है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब त्रिभुवन सहकारी समता जो सहकारिता विश्वविद्यालय है, इसका उद्देश्य क्या है? जो सहकारिता के क्षेत्र में मतलब युवाओं को प्रशिक्षण देना तथा उनको उसका ज्ञान देना। इसका सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और शिक्षा देना इनका उद्देश्य है। शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। काय में? सहकारिता के क्षेत्र में। सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रदान करना इसके उद्देश्य से मतलब इसको शुरू किया गया है। इसकी आधारशिला रखी गई है किसकी? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की। अब गुजरात में इसकी आधारशिला रखी है तो गुजरात की कैपिटल बताइए आप मुझे। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल अपनी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर। अच्छा, गुजरात के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री बताइए। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है बताइए? भूपेंद्र पटेल जी गुजरात में मुख्यमंत्री है। कौन? भूपेंद्र पटेल जी। कौन है? भूपेंद्र पटेल। अच्छा, गुजरात के
गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो गुजरात के गवर्नर बताइए। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के गवर्नर है। कौन? आचार्य देव। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? गरबा हो गया, डांडिया हो गया, रास हो गया, और गरबा डांडिया हो गया, महारास हो गया, टिप्पणी हो गया, भावई हो गया। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो गुजरात के लोक नृत्य हैं। असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम के कैप अच्छा, असम के सीएम कौन है ये बताइए? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्या है छत्तीसगढ़ की कैपिटल? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो विष्णु देवराय छत्तीसगढ़ के सीएम है। और छत्तीसगढ़ के अगर हम गवर्नर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? तो रामेन डेगा जी छत्तीसगढ़ में गवर्नर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की सीएम कौन है? उड़ीसा की सीएम बताइए। भुवनेश्वर उड़ीसा की सीएम बताइए। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? ये बताइए। उड़ीसा के सीएम की बात करें तो मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो मोहन चरण मांझी, हरिभाऊ कंबापति यहाँ के गवर्नर है। कौन? हरिभाऊ कंबापति यहाँ के गवर्नर है। असम के लोक नृत्य बताइए। असम के लोक नृत्य कौन से होते हैं? बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, और खेल गोपाल हो गया। और कौन होता है असम में? काली गोपाल हो गया, और नागा हो गया। ये सब कहाँ पे होते हैं? असम में होते हैं। गुजरात के मैंने बताई थी। छत्तीसगढ़ के बताइए। राउत हो गया, पैथी हो गया, चंदवानी हो गया, पंडवानी हो गया। ये सब कहाँ पे होते हैं? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, उड़ीसा के बताइए। उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? उड़ीसा में, उड़ीसा के लोक नृत्य बताइए। ओडिसी हो गया, सवारी हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? उड़ीसा में होते हैं। तो इसके साथ इस क्वेश्चन से हमें इतनी नॉलेज मिलती है। तो पढ़ते हैं हम इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना और युवाओं को इस क्षेत्र में क्या प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। यह सहकारिता मंत्रालय की यह एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट है वो कंपनी है जो उसने अपने किस देश के साथ व्यापार बंद किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पाकिस्तान के साथ अपना व्यापार बंद किया है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ व्यापार किया है, बंद किया है। 25 साल बाद ये व्यापार दोबारा से बंद किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अपना व्यापार बंद किया है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। जो स्थानीय व्यापार होता है वो सब बंद खत्म कर दिया गया। कहीं और की जो मुख्यालय होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के, वहां से इस काम को चालू रखा जाएगा। अब पाकिस्तान में बंद किया है तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल अपनी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपी। कहाँ की करेंसी है? पाकिस्तान की। बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। चीन की बात करें, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? युआन। क्या है चीन की करेंसी? युआन। अफगानिस्तान की कैपिटल बताइए। काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अपनी अफगानी। पढ़ते हैं हम इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में पाकिस्तान में अपने कार्यालय और स्थानीय संचालनों को बंद कर दिया है। कंपनी ने 25 वर्षों के बाद इस देश में अपनी गतिविधियां बंद करने का निर्णय लिया है, जिसे वैश्विक पुनर्गठन और क्लाउड आधारित पार्टनर नेतृत्व वाले मॉडल की ओर कदम बताया गया है। हालांकि इसके बावजूद सेवाओं को स्थानीय पार्टनरों के माध्यम से या फिर अन्य निकटवर्ती ऑफिसों से जारी रखा जाएगा। निम्न में से किसने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में किसने शामिल किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंक्लूडेड इंडिया अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने, या फिर यूनिसेफ ने, या फिर यूनेस्को ने, या फिर विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने? तो बताइए किसने भारत को मतलब विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में रखा है? तो बताइए किसने? तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की जो एक्सपायरिंग 2025 है, क्या वर्ल्ड बैंक की एक्सपायरिंग 2025 के, एक्सपायरिंग 2025 के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार, किसके ना इक्विटी ब्रीफ के अनुसार, किसके एक्सपायरिंग 2025 के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के भारत के अनुसार, इसमें क्या किया गया है? भारत को ग्रीन इंडेक्स में कितनी रैंक दी है? 25.25 अंक रहा है। कितना? भारत के गिनी इंडेक्स में
25.5% रहा है। कितना रहा? 25.5% रहा, जो कि जो 3 देशों में चौथे स्थान पर भारत को इसमें किया गया है। अच्छा, इसमें 3 स्थान कौन-कौन से हैं? 3 स्थान बताइए कौन-कौन से हैं? स्लोवाकिया हो गया और स्लोवानिया हो गया, और कौन-सा है? बेलारूस इसमें है। उस बेलारूस के बाद भारत इसमें चौथा देश है। कौन-सा? भारत इसमें चौथा देश है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की अच्छा हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की स्थापना की, कब हुई थी बताइए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 193 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन में? 193 सदस्य देश। यूनिसेफ की स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? वर्ल्ड बैंक की बताइए। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना? 1944 में। कहाँ पे वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की कैपिटल क्या है? सॉरी, यूनेस्को की मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? और इसका यूनेस्को की हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। फ्रांस, पेरिस में। अच्छा, यूनिसेफ की, यूनेस्को की बात कर रहे हैं। यूनेस्को का स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी यूनेस्को की स्थापना? 1945 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। ये दिख ही नहीं रहा होगा, एक सेकंड चेंज कर देता हूँ। 1900 कब हुई थी यूनिसेफ की स्थापना? 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बताइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है अपना न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप लोग मुझे बताइए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो भारत भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में किसने शामिल किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। वर्तमान में जारी वर्ल्ड बैंक के स्पायरिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत का ग्रीन इंडेक्स लगभग 25.5 रहा, 25.5 रहा, जो इसे दुनिया के चौथे सबसे समान देशों में शामिल करता है। केवल स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवानिया और बेलारूस से इससे आगे हैं। यह माप बताता है कि भारत में आय वितरण में समानता काफी कम हो गई है, जो विशेषकर 2011-12 से 2022-23 तक है। बढ़ते हैं इसी के साथ। जूलियन मैकमोहन कौन थे जिनका 56 साल की आयु में निधन हुआ है? तो जूलियन मैकमोहन के बारे में बताइए। हु वाज जूलियन मैकमोहन हु डाइड एट द एज ऑफ 56? अभिनेता, या फिर गायक थे, या फिर वैज्ञानिक थे, या इतिहासकार थे? एक्टर, सिंगर, साइंटिस्ट, या फिर हिस्टोरियन? कौन थे जूलियन मैकमोहन? तो जूलियन मैकमोहन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। कौन थे? ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जूलियन मैकमोहन। जूलियन मैकमोहन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इनकी मृत्यु हो गई, अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन कब हुआ है? तो 2 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है? 2 जुलाई 2025 को। कहाँ पे हुआ है इनका निधन? जूलियन मैकमोहन जी का निधन कहाँ पे हुआ है? तो इनका निधन हुआ है फ्लोरिडा में। कहाँ पे हुआ है? फ्लोरिडा में। ये एक बेहद ही प्रसिद्ध अभिनेता थे जूलियन मैकमोहन, इनका निधन हुआ है। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। जूलियन मैकमोहन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो कोल टर्नर, डॉक्टर क्रिश्चियन ट्रॉय और डॉक्टर डूम जैसी टेलीविजन और फिल्मों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 2 जुलाई 2025 को क्लियर वाटर, फ्लोरिडा में 56 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण हो गया है। बढ़ते हैं इसी के साथ। हाल ही में किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एचएस कोड प्रदान किया गया है? विच प्रोडक्ट हैज रिसेंटली बीन असाइंड एन एचएस कोड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? तो एचएस कोड क्या होता है पहले तो ये बताइए। एचएस कोड होता क्या है? एचएस कोड, एचएस कोड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम कोड। क्या बोलते हैं इसको? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। तो अभी किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एचएस कोड प्रदान किया गया है बताइए। काजू को, मिथिला मखाना को, या फिर झारखंड रेशम को, या फिर छत्तीसगढ़ के चावल को?
किसको एचएस कोड प्रदान किया गया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को, किसको? बिहार के, ये कहाँ का है मिथिला मखाना? तो ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। तो बिहार के मिथिला मखाना को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एचएस कोड प्रदान किया गया है। किसके लिए? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बिहार के मिथिला मखाना को एचएस कोड प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब बिहार का है ये, तो बिहार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। बिहार के गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ जी। बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार के लोक नृत्य भी हम जान लेते हैं। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? जट होता है, जाटनी होता है, और कौन सा होता है? बक्खो होता है, बखैनी होता है, पनवारिया होता है, डोमचक होता है, विदेशिया होता है। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पादित मखाना को अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एचएस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड प्रदान किया गया है, जिससे यह उत्पाद अब वैश्विक बाजार में मान्यता प्राप्त के साथ निर्यात किया जाएगा। मान्यता प्राप्त पहचान के साथ इसको निर्यात किया जा सकेगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना शुरू किया गया है। इस योजना को किसी राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने, या फिर मध्य प्रदेश ने, या फिर राजस्थान ने, या फिर गुजरात ने? तो किसने शुरू किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना? तो ये राजस्थान सरकार की योजना है। कौन सी? पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना। इस योजना के तहत जो ग्रामीण गरीब होते हैं ना, उनको उनको रोजगार दिया जाएगा और उनको आर्थिक सहायता की जाएगी उनकी, किसकी? राजस्थान की ग्रामीण गरीबों की। किस उद्देश्य से किया गया है इसको? ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सहायता, ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सहायता तथा स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। किस राज्य में चलाई गई है ये योजना? तो राजस्थान में चलाई गई है। अब राजस्थान में ये योजना चलाई गई, तो राजस्थान के बारे में बताइए। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा जी। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो हरिभाऊ बागड़े जी यहाँ के गवर्नर है। कौन? हरिभाऊ बागड़े जी। कहाँ के? राजस्थान। राजस्थान में लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? गणगौर हो गया, चक्री हो गया, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। घूमर हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? योगी। प्रदेश की कैपिटल अपनी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नृत्य होते हैं? लोक नृत्य बताइए उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? कथक होता है। और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं उत्तर प्रदेश में? रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, गजरी हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अपने मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के हम सीएम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश में? मंगूभाई छगनलाल पटेल। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं मध्य प्रदेश में? तो अपने मध्य प्रदेश में जाबरा हो गया, मटकी हो गया, सैला भड़ौनी हो गया, साले लारकी हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के अगर हम बात करें गवर्नर राज्यपाल की, तो आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो रासलीला हो गया। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से होते हैं? बता वो सॉरी, गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? गुजरात में होते हैं। टिप्पणी, भावे, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्रामीण योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ये हमारे लास्ट क्लास के रिवीजन के क्वेश्चन है। निम्न में से किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? जो खेलों में प्रचार प्रसार के लिए पत्रकारों के प्रचार प्रसार को सम्मानित किया जाए, इसलिए 2 जुलाई को खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। सूर्यमुखी देवी जी की बात करें, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका अभी हाल ही 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है। इन्होंने मणिपुरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया, और ये मणिपुर राज्य की एक पहचान बन गया मणिपुरी नृत्य। किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने अभी ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स पर खिताब जीता है। किसको हराया इन्होंने? ऑस्ट्रिया। किसको हराया इन्होंने? इन्होंने पियास्त्री जी को हराया है। किसको? पियास्त्री जी को। आईएनएस उदयगिरी किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17 के तहत आईएनएस उदयगिरी को लॉन्च किया गया है।
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किस नीति की जगह लेगी? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह लेगी। किसकी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की। इसमें क्या किया गया? 2036 तक जो ओलंपिक खेल होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भी खेल होते हैं उनको मतलब दूरदर्शी एक रूपरेखा तैयार की गई है राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी है? तो अभी दलाई लामा के जो नए उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो वो किस संगठन को सौंपा है? गार्डन फॉरड्रिंग ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना का उद्देश्य है निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार को प्रोत्साहित देना। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी है। भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इंदौर में लॉन्च किया। इंदौर कहाँ पे? एमपी में। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान मंच सी फ्लड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सी आर पटेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंदौर इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। ये आज की दैनिक भास्कर की कुछ खबरें हैं जो आपके एग्जाम इंपोर्टेंट हो सकती हैं। मैक्सिको ने कब जीता? मैक्सिको ने अमेरिका में हराकर 10 बार कॉन्कैफ वर्ल्ड कप जीता है। यह महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट उत्तरी मध्य अमेरिका और कैरिबियाई देशों के बीच खेला जाता है। भारत चौथा समानता वाला देश ऐसा बन गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत दुनिया का चौथा ऐसा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। पहले 3 देश कौन कौन से हैं? स्लोवाक गणराज्य हो गया, स्लोवानिया हो गया, बेलारूस इससे आगे हैं। इलॉन मस्क की नई पार्टी बना ली है। इलोन मस्क ने यूएस में अमेरिका पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों को चुनौती देना है। भारत की बर्मिंघम में पहली जीत हो गई है। भारत ने बर्मिंघम में पहली बार टेस्ट जीता है 1967 से। टीम में बर्मिंघम में 8 टेस्ट खेले थे। शुभम गिल और बर्मिंघम में टेस्ट जीतने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं। कौन? शुभम गिल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत के 11 मेडल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत बॉक्सरों ने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक जैस्मिन लमोरिया, साक्षी और नुपुर ने अपनी इवेंट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन हो गया है। सरकार ने दिल्ली के सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी आईजीआईवी के में भारत के पहले अत्याधुनिक नेशनल बायोटैंक का उद्घाटन किया है। संजय गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के संजय गुप्ता को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दक्षिण अमेरिका देश की सूरीनाम में डॉक्टर जेनिफर गेलिंग्स सिमंस पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है। जेनिफर 16 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। कब लेंगी? 16 जुलाई को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर विधि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी होगा। यह देश का पहला विश्वविद्यालय जिसका पूर्व पीएम डॉक्टर सिंह के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी को अर्जेंटीना में सम्मान मिला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स के टू द सिटी सम्मान दिया गया है। यह 57 सालों में किसी भारतीय पीएम की यह पहली अर्जेंटीना यात्रा थी। आज की प्रमुख खबर है। अमेरिका ने जापान, कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित 14 देशों पर नए टैरिफ लगाए हैं। 25 से 40% की दर से प्रभावी लक्ष्य तय न होने पर 1 अगस्त से यह लागू होगा। कानून रिपोर्ट की बात करें आज की हम, तो पंजाब के अमृतसर में व्यवसायी संजय वर्मा को फायरिंग करके हत्या कर दी गई। प्रारंभिक मर्डर केस शुरू हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिकू विमान कंपनी के सुरक्षा मंजूरी के मामले में सुनवाई की है। आज की दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी व चंबा जिलों में बादल फटने से 50 बीघा जमीन धस गई, 5 पुल बह गए तथा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में प्रवाहित हुई और कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ की वजह से लगभग 80 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 11 किशोरियां लापता हैं। मनोरंजन समाचार आज के बंगाली सिनेमा के लोकप्रिय बुम्बादा प्रोसेनजित चट्टोपाध्याय अब हिंदी टीवी के लिए निर्माता बनने जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वे शाहरुख, सलमान, अजय देवगन की तरह प्रोड्यूसर फ्रेंडली अभिनेता हैं। धर्म क्षेत्र की आगामी फिल्में आ गई हैं। कौन सी? मालिक में राजकुमार राव, प्रोसेनजीत चटर्जी और मुख्य भूमिका में है। वॉर 2 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। कौन सी? वॉर 2 अल्फा क्रिसमस 2025 पर रिलीज होगी। कौन सी? अल्फा क्रिसमस। आज के रक्षा समाचार कुछ है नहीं। अंतरराष्ट्रीय समाचार आज की, अमेरिका भारत के बीच संभावित मिनी ट्रेड डील अगले 48 घंटों में फाइनल हो सकता है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से गाजा संघर्ष के संदर्भ में सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने कजाकिस्तान, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों पर टैरिफ लगाए। ब्रिक्स मंच पर भी इसी पर चर्चा हुई। विश्व समाचार आज के, टेक्सास में भारी बाढ़, 80 से ज्यादा मौतें, कई घायल। लाल लालाकिस्तान ब्रिक्स सम्मेलन में भारत सहित अन्य देशों ने आतंकवाद पर एकजुट रूप से निंदा की। खेल समाचार आज के, भारत ने इंग्लैंड को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी दूसरा टेस्ट में 336 रन से हराया।
एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप बीजिंग, हरविंदर सिंह ने व्यक्ति रिकर्व ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने विश्व बॉक्सिंग कप अस्ताना में 11 मेडल जीते हैं। भारत के बारे में कुछ तथ्य। 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाला है नए नियमों में। और घरेलू एलपीजी की कीमत में मासिक बदलाव। एचडीएफसी व आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांजैक्शन खर्च वृद्धि। रेलवे में आधार सत्यापन, वेटिंग टिकट में सीमा। और दिल्ली में पुराने वाहन पेट्रोल डीजल वितरण प्रतिबंधित। आज के जीके। विश्व अर्थव्यवस्था व ट्रेंड। अमेरिका भारत व्यापार समझौता ब्रिक्स में एआई संबंधी चर्चाएं चल रही हैं। और ये आज का सुझाव, स्वास्थ्य सुझाव आप लोगों की हेल्थ के लिए। मानसून सीजन चल रहा है, बाढ़ प्रवण राज्यों में सावधानी रखें। पानी ना जमा होने दें अपने आसपास, जिससे बीमारियां हो जाती हैं, मच्छर वच्छर हो जाते हैं। स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें। और सुविधा ना हो तो यात्रा ना करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाकी ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में या ऑनलाइन बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टॉवर, सी सेक्टर, भोपाल, ये हमारा एड्रेस है। ये एक संस्था के नंबर है। बाकी आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय श्री राम।